विजय नागरी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं हिंदी की शैली हिंदुस्तानी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वैचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। अब तक हमने हिंदी की जिन शैलियों पर विचार किया है उनमें संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उसके उपरांत दक्षिणी हिंदी और उर्दू पर पर्याप्त विचार किया। इस वीडियो में हम केवल हिंदुस्तानी इस हिंदी की शैली पर विचार करेंगे। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान अधिक इक प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है हिंदुस्तान की अथवा भारत की अर्थात भारतीय। जिस प्रकार प्राचीन भारत में भारत की भाषा के लिए हिंदी, हिंदुई अथवा हिंदवी आदि शब्द प्रचलित थे, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी शब्द भारत के लिए मध्ययुग से ही प्रचलित होने लगा था। बाबर के समय यह शब्द प्रयोग में आता रहा। बादशाह शाहजहां के समय में लिखित बादशाहनामा तथा तारीख ए फरिश्ता आदि रचनाओं में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग भारतीय भाषा के अर्थ में हो चुका है। सन 1715 में फादर जे केटलियर लिखित हिंदी व्याकरण का नाम हिंदुस्तानी है, जो मूलतः डच भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। सन 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदी फारसी मिश्रित भाषा रूप को हिंदुस्तानी घोषित किया था। सन 1823 में कैप्टन विलियम प्राइस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी को क्रमशः साहित्यिक और बोलचाल की भाषा के रूप में देखा, अर्थात हिंदी साहित्यिक भाषा और हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा है। कुछ दिन के बाद उर्दू को ही हिंदुस्तानी समझा जाने लगा। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदुस्तानी का अभिप्राय हिंदी भाषी क्षेत्र के जनसामान्य की बोलचाल की उस भाषा से लिया गया जो हिंदी उर्दू मिश्रित सरल सहज भाषा थी। अतः हिंदुस्तानी से इस समय तक आते आते या तो सरल हिंदी या सरल उर्दू या दोनों के मिश्रित रूप का अर्थ लिया जाने लगा था। फूट डालो और राज करो, इस विदेशी नीति के कारण स्वातंत्र्य पूर्व भारत में जब उर्दू और हिंदी के विवाद को पैदा किया जाने लगा, तो राष्ट्र के सभी बड़े नेताओं ने प्रयास करते हुए हिंदी उर्दू के मिश्रित रूप को हिंदुस्तानी के रूप में प्रचलित करने का प्रयास किया। इस मिली जुली सहज भाषा को प्रोत्साहन देने वालों में महात्मा गांधी जी का नाम अग्रगण्य है। उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के तत्कालीन अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव रखा कि भविष्य में कांग्रेस की कार्रवाई हिंदुस्तानी में हो। पूरे भारत में हिंदुस्तानी के प्रति दिखाए गए इस भाव को बहुत बल और समर्थन मिला। स्वतंत्रता संग्राम के काल में हिंदुस्तानी को अतिशय लोकप्रियता मिली। महात्मा गांधी जी इसी जबान में संपूर्ण भारत की जनता को संबोधित करते थे। वे अपना संपूर्ण पत्र लेखनादि का कार्य भी इसी शैली में करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी हिंदुस्तानी को ही भारत की सार्वभौमिक और सार्वदेशिक भाषा कहा था। इस समय हिंदुस्तानी पूर्व से पश्चिम तक एवं उत्तर से दक्षिण तक संपर्क एवं व्यवहार की भाषा के रूप में प्रचलित थी।
वस्तुतः हिंदुस्तानी हिंदी भाषा की ही एक शैली मात्र है, जिसमें न तो फारसी लिपि को स्वीकार करने का आग्रह रहा है और न ही अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों को बलात् घुसाने की प्रतियोगिता। वह सिर्फ इस्लामी सभ्यता को निरूपित या विश्लेषित करने का माध्यम भी नहीं रही है। इसलिए केवल संस्कृत प्रचुर तत्सम शब्दों को निकालकर अरबी, फारसी, तुर्की आदि के प्रचलित शब्द सहजता से ग्रहण कर जो शैली सम्मुख आई, वही हिंदुस्तानी कहलाई। हिंदी भाषा की प्राथमिक गद्य रचनाएं जैसे रानी केतकी की कहानी, जिसको इंशाअल्लाह खान ने लिखा था, या नासिकोतोपख्यान, जिसे सदल मिश्र ने लिखा, और राजा भोज का सपना, जिसके लेखक राजा शिव प्रताप सिंह सितारे हिंद है, आदि की रचनाओं में लेखकों ने इसी भाषा का प्रयोग किया है। उनके बाद हिंदुस्तानी को साहित्य का माध्यम बनाने वाले रचनाकारों में प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल और हरिकृष्ण प्रेमी प्रधान हैं। हिंदुस्तानी के उदाहरण के रूप में हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के गबन इस उपन्यास का एक परिच्छेद आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। हमें यह सुनकर अचंभा होता है, लेकिन देश वालों के लिए सिर, नाक, कान छिदना कुछ अचंभे की बात होगी। बुरा भारत है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों के पेट काट कर गहनों की भेंट किया जाता है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध तक उनके नाक न पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन न हो, कहीं परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगी और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपयों वाले क्लर्कों को देखा है जो सड़ी कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे जलपान या नाश्ता तक मयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रभा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूं, यह गुलामी पराधीनता से भी बढ़कर है। सन 1935 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा तथा देश के विभिन्न समुदायों को जोड़ने वाली एकता की भाषा कहा था। उनके अनुसार हमारी सामान्य भाषा का नाम हिंदुस्तानी होना चाहिए, ऐसी हिंदुस्तानी जिसमें लोक प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया जाए तथा देशी एवं विदेशी शब्दों का भी भेद नहीं रखा जाएगा। सन 1938 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सभापतित्व में एक हिंदुस्तानी समिति बनाई गई। डॉक्टर सैयद महमूद, ताराचंद, पंडित सुंदरदास, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद सुलेमान नकवी आदि लोगों ने हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार तथा विकास में अपना अपना सराहनीय योगदान किया था। बाद में हिंदी उर्दू के विवाद ने इसके विकास को रोक लिया और यह भी अनुभव किया जाने लगा कि इस प्रचलित भाषा में ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं किया जा सकता। साहित्यिक एवं सृजनात्मक भाषा के रूप में भी यह शैली सफल नहीं हो पाई, क्योंकि संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की जैसी भाषाओं के आश्रय के बिना इसका शब्द भंडार सीमित हो जाता है। सन 1947-48 में जब भारत का संविधान बना तो हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया। फिर भी हिंदुस्तानी आज भी बोलचाल एवं आपसी व्यवहार की तथा संपर्क भाषा के रूप में विद्यमान है और इसे हिंदी की एक शैली के रूप में देखा जा सकता है। सिनेमा तथा गीत आदि में विद्यमान
इस शैली का कोई शास्त्रीय स्वरूप या व्याकरण आज तक निर्मित नहीं हो पाया है और यही हिंदी भाषा की हिंदुस्तानी शैली की सबसे बड़ी कमी है। अब तक हमने हिंदी के अलग अलग रूप या शैलियों को देखा, जिनके अंतर्गत संस्कृतनिष्ठ हिंदी, उसके उपरांत दक्षिणी हिंदी, उसके उपरांत उर्दू और अभी अभी हमने हिंदुस्तानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। किंतु ध्यान रहे, इनके साथ ही साथ बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, मद्रासी हिंदी जैसे हिंदी के महानगरीय रूप भी विद्यमान हैं, परंतु इन सब से अलग, यानी चाहे वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो, चाहे वह दक्षिणी हिंदी हो, चाहे वह उर्दू हो, चाहे वह हिंदुस्तानी हो, चाहे वह बम्बईया हिंदी हो, चाहे वह कलकतिया हिंदी हो, चाहे वह मद्रासी हिंदी हो, इन सभी हिंदी के अलग अलग भाषा रूपों के व्यतिरिक्त हिंदी भाषा के और 5 रूप हमारे सामने आते हैं, जिनके अंतर्गत पहला है सृजनात्मक भाषा, दूसरा है संचार भाषा, तीसरा राजभाषा, चौथा माध्यम भाषा और अंतिम 5वां मातृभाषा। अब इनमें से हम एक एक को अत्यंत संक्षेप में आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी का एक अलग रूप है सृजनात्मक भाषा। साहित्यिक भाषा को सृजनात्मक भाषा कहते हैं। साहित्यिक रचनाओं की भाषा सामान्य भाषा से श्रेष्ठ होती है। उसमें काव्य भाषा, नाट्य भाषा, गद्य भाषा, कथा भाषा में अंतर रहता है। हिंदी भाषा में आदिकाल से विपुल मात्रा में साहित्य प्राप्त होता है, अतः हिंदी एक जानी मानी सृजनात्मक भाषा है। दूसरा प्रकार है संचार भाषा। संचार माध्यमों की भाषा को संचार भाषा कहते हैं। संचार माध्यमों की भाषा सहज भाषा होती है। संक्षिप्तता और सरलता इसके 2 प्रमुख तत्व हैं। आज सभी जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का सहज प्रचलन हुआ है। रेडियो या आकाशवाणी, टेलीविजन या दूरदर्शन, संपादयित्र या कंप्यूटर, अनुडाक या ईमेल, अंतर्जाल या इंटरनेट आदि सभी माध्यमों में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी का एक तीसरा रूप है राजभाषा। स्वाधीन भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा के 2 रूप होते हैं, जनता से शासन का संवाद और 2 शासन की कार्यप्रणाली, चाहे वो केंद्रीय हो या फिर राज्य स्तरीय हो, 2 राज्यों की हो या केंद्र राज्य संबंधों की हो। इसका प्रयोग विधायिका अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालिका और कार्यपालिका सभी में देखने को मिलता है। हिंदी भाषा का चौथा रूप है ज्ञान विज्ञान की भाषा। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान आदि के अध्ययन अध्यापन का माध्यम भी ये बनी है। और हिंदी का एक अन्य रूप है 5वां रूप मातृभाषा। सामाजिक संपत्ति के रूप में जो भाषा समुदाय के प्रत्येक सदस्य को स्वतः प्राप्त होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। यह स्वाभाविक भी है और उत्तर भारत के अधिकांश प्रांतों की मातृभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। आप यदि इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि इस वीडियो में कुछ सुधारना आपको आवश्यक लगती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ जाता है तो कृपया करके अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित
फॉरवर्ड भी कीजिए और हमारे इस जय हिंदी जय नागरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया करके बेल आइकॉन या घंटी का स्पर्श करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे आने वाले हिंदी भाषा और साहित्य पर आधारित अन्य वीडियो भी मिलते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।